वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़े ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास में जो मेरा लेक्चर चल रहा है, यह समझ लीजिए कि अब ग्राम समाज एवं विकास के कंप्लीट सिलेबस के कुछ आखिरी लेक्चर हैं जो कि बचे हुए हैं और यह खत्म हो जाएंगे। कल हमने लेखपाल के कार्यों और उसको मिलने वाली जो भी जिम्मेदारियां हैं और कौन कौन से उपकरण हैं और उनकी सहायता से किस प्रकार से वह गाँव का कार्य करता है, चाहे वो भूमि का पूरा खसरा खतौनी, उसका मापन, इस प्रकार की जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करता है। और हमने चकबंदी से और चकबंदी के सभी प्रमुख कारणों और चकबंदी से होने वाले फायदे और चकबंदी लेखपाल, चकबंदी आयुक्त के बारे में कल हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण, अर्थात कि जो हमारे लेखपाल के लिए जो लेखपाल होते हैं वह कौन कौन से उपकरण की सहायता से जो जमीन का मापन होता है उसको करते हैं, जिससे कि जमीन का जो भी मालिक होता है, अभी जमीन का बंटवारा, पेड़ पौधे, नदी नाली, इस सब का विवरण करने में गांव में काफ़ी आसानी होती है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक विशेष सूचना कि जो अभी तक बच्चे रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी लेखपाल के बाद जो भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम पेपर आने वाले हैं, चाहे वो पेट की परीक्षा हो, ठीक है ना, उसका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सिलेबस आएगा और प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और सभी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अपने ही टेलीग्राम चैनल रैंकाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण, पहले तो प्रिज्म, ठीक है ना, फिर कंपास, फिर सर्वेक्षण। आप लोगों ने साइंस के बुक में, विशेष तौर पर भौतिक विज्ञान के बुक में प्रिज्म का अध्ययन किया होगा कि किस प्रकार से लाइट उस प्रिज्म में आती है, ठीक है ना। एक तो ओ वाला प्रिज्म हो गया और एक कंपास। कंपास आप लोगों ने देखा ही होगा कि दिशा सूचक होता है, उससे दिशाओं का ज्ञान होता है, ठीक है ना। और सर्वेक्षण मतलब कि आप लोग को पता ही है कि उसका सर्वेक्षण करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो धरातल पर बनी सीमाएं, जो कि धरातल पर सीमाएं, जैसे कि जमीन पर जो भी सीमाएं बनी हुई हैं, चाहे वो खेत हो गया, जमीन, ग्राम, रेलवे लाइन आदि का नक्शा बनाने में तो जरीबी पैमाइश महत्वपूर्ण होती है, जो कि फीते से होती है, यानी कि उनके पास एक रस्सी जैसा होता है जिससे कि पैमाइश होती है। पैमाइश मतलब कि उसका मापन करना, ठीक है ना। धरातल पर विद्यमान रुकावटें, आबादी और जंगल की माप में कोण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि हमने फीता फैलाकर, हमने जरीबी फैलाकर वहाँ का मापन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब कोई बड़ी सी बिल्डिंग आ गई, कोई एक घनघोर सा जंगल आ गया, तो उसका मापन करने के लिए कोण का उपयोग किया जाता है, जो कि कंपास उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। ऐसे कोणीय माप ही प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कहलाता है। आपसे पूछेगा कि प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण का उपयोग कहाँ होता है, तो स्पष्ट तौर पर इसका यही आंसर होगा कि धरातल पर उपस्थित जो भी सीमाएं हैं, धरातल पर उपस्थित जो भी सीमाएं हैं, जब हम उनका मापन करते हैं, उनका सर्वेक्षण करते हैं, तो जो रुकावटें आती हैं, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में आ जाए, चाहे वो घनघोर जंगल के रूप में आ जाए, तो उनका अच्छी तरीके से मापन करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण में निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों को हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं। प्रिज्मी कंपास तथा त्रिपाद, एक स्टैंड होता है, जरीबी अथवा फीता, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, जरीबी, तीर, साहुल एवं कांटा, जो कि गिराकर वहाँ पर उसका सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देखो, जो ये सब यहाँ पर स्पिरिट लेवल, सर्वेक्षण दंडे, कागज तथा ड्राइंग उपकरण, इसके बारे में पीएचडी करने हमें नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप लेखपाल बन जाएंगे, तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो इन उपकरणों के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पर ऊपर से बस इसका आप लोग नाम जान जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप स्पिरिट और सर्वेक्षण दंडे का प्रॉपर तरीके से व्यापक अध्ययन, यहाँ आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ठीक है। बस आप लोग को मोटा मोटी इसको समझ जाना है कि ऐसी भी चीज़ों से सर्वेक्षण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्मी कंपास। प्रिज्मी कंपास जिसे उसके त्रिपाद मतलब कि 3 स्टैंड वाला होता है ना, जैसे आजकल जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, डांस वांस का वीडियो बनाते हैं, एक स्टैंड होता है
उस पर 3 स्टैंड लगे होते हैं, यानी कि 3 वहाँ पर लगा होता है, तो उसको बोलते हैं त्रिपाद। स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। कभी कभी जब कोई बड़ी बड़ी सड़कें बनती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंजीनियर सर्वेक्षण करने आते हैं वहाँ पर एक टोपी लगाकर खड़े रहते हैं, तो ऐसे स्टैंड को रख के देखते हैं, उसकी लोकेशन को चेक करते हैं। जब कोई बिजली का तार भी खींचा जाता है, आप लोगों ने प्रायः देखा ही होगा। तो इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि इसके प्रिज्मी कंपास का जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो होता है स्टैंड। उसी पे उसको सेट करके हम फिर उसका निगरानी करते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना, तो लाइट के माध्यम से एक प्रिज्म के, ठीक है ना, स्टैंड पे उसको सेट करके फिर हम सर्वेक्षण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सड़कें बनती हैं तो स्टैंड पे एक कोई उपकरण लगाकर लोग उसको देखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सर्वेक्षण ही होता है। चूंकि दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है जो कि उसकी डायरेक्शन को मेंशन करता है, अतः इसे प्रिज्मी कंपास की संज्ञा भी दी जाती है। बनावट के विचार से प्रिज्मी कंपास के 3 मुख्य भाग होते हैं। जो प्रिज्मी कंपास होता है, जो वह उपकरण होता है, उसकी बनावट की, यानी कि वह किस प्रकार का उसका रूपरेखा है, उसके अनुसार इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है कंपास बॉक्स, दूसरा है प्रिज्म और तीसरा है दृश्य वैधिका, ठीक है ना। यह कोई इसका उपकरण नहीं है, उसके बनावट के हिसाब से उसको 3 भागों में विभाजित करके इन तीनों के नाम है यहाँ पर। कंपास बॉक्स एल्युमिनियम या पीतल की गोल डिबिया के समान होती है। जो कि कंपास बॉक्स होता है एल्युमिनियम या पीतल का एक छोटा सा गोल डिब्बा की तरह लगा होता है। आप लोग इसको सर्च करके इसका फोटो देखेंगे तो आप लोग को यह तीनों जो इसके मुख्य भाग हैं, इसके जो नाम हैं, इसकी बनावट से इसके नाम की स्पष्टता आपको हो जाएगी कि अर्थात कि क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम या पीतल की गोल डिबिया के समान होती है तथा इस पर पारदर्शी सादे कागज का एक स्थायी ढक्कन, मतलब हम उसको देख सकते हैं। इस डिबिया का व्यास समझ रहे हैं ना, जैसे कि उसका इसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि हमने एक सर्किल ड्रा किया, तो जहाँ से हम सेंटर लेकर सर्किल को ड्रा करेंगे उसके आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं और पूरे भाग को व्यास, यानी कि जो लाइन उसके सेंटर से कट करके, ठीक है, दोनों परिधि को छूती है उसको व्यास कहते हैं। तो इसकी जो व्यास होती है, यानी कि जो गोल डिबिया होती है, जैसे कि एक घुमावदार चीज़ होता है जिसमें से हम उसको देखते हैं, तो उसका व्यास 6 से 15 सेंटीमीटर तक का होता है। कंपास बॉक्स के केंद्र में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, कठोर इस्पात से निर्मित धुराम पिन की नोक पर, ठीक है ना, जब उसके बीच में हम देखेंगे तो उस बॉक्स के बिल्कुल केंद्र में, यानी कि सेंटर में इस्पात से निर्मित, ठीक है, एक प्रकार का धातु है, मिक्स धातु, धुराम पिन, वहाँ पर पिन लगा रहेगा। नोक पर चुंबकीय सुई जो कि उसको फ्लैक्चुएट कराने में सहायता करेगी, चुंबकीय सुई तथा उससे जुड़ा हुआ असांकित वलय संतुलन अवस्था में टिका रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि घर में जो भी स्टार्टर होता है, मोटर चालू करने वाला, एक सुई होती है, ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट करती रहती है, तो उस प्रकार का एक सुई भी वहाँ पर बना होता है। कंपास की सुई तथा वलय को एल्युमिनियम की पतली चादर में काटकर जाता है। सुई के एक सिरे पर अंग्रेजी भाषा का N अक्षर अंकित होता है। यह इसीलिए अंकित होता है क्योंकि जो भी हमारा चुंबक होता है NS फॉर्म में ही वह कार्य करता है। सुई का दूसरा सिरा दक्षिण सिरा को इंगित करता है। असांकित वलय पर सुई के दक्षिणी सिरे से घड़ी से सुई की दिशा में अंशों तथा आधे असो चिन्ह अंकित होते हैं। देखिए यह जो है कि जो यहाँ पर कंपास बॉक्स एल्युमिनियम के अंदर डिबिया में जो भी उसका अरेंजमेंट है, कितने व्यास में होता है, कौन सी सुई वहाँ पर होती है, वह किस अवस्था में होती है सुई, और चुंबक और सुई में किस प्रकार का फ्लैक्चुएशन होता है, चुंबक और सुई में किस प्रकार का फ्लैक्चुएशन होता है, इस घटना को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से धीरा गया हो गया, बस आप लोग को इतना देखना है कि कौन सा पार्ट है, कितने भाग में यह विभाजित है, ठीक है ना, और जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार वलय पर अंकित 0 डिग्री, यहाँ से बिल्कुल 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, ऐसे बढ़ता जा रहा है एंगल, ठीक है ना, के चिन्ह क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं को प्रकट करते हैं। जब वहाँ पर 0 डिग्री आएगा तो हम समझ लेंगे कि दक्षिण है, और जब 90 डिग्री आएगा तो बात पश्चिम की हो रही है, और 180 पे उत्तर दिशा और 270 पे पूर्व दिशाओं को प्रकट करते हैं। प्रिज्मी कंपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय
दृश्य वेदिका को मोड़कर कांच के ढक्कन पर क्षैतिज बिछा देते हैं। यह बात हो रही है कि जब हमने सर्वेक्षण कर लिया और प्रिज्मिक कंपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, तो किस प्रकार से उसको फोल्ड करके हम अपने बैग वैग में उसको रख लेंगे, उसकी बात यहाँ पर चल रही है कि समय दृश्य वेदिका को, जो उसका बाहर का सिरा होता है, उसको फोल्ड करके यानी कि उसको बंद करके अपने बैग में रखेंगे, ठीक है ना। तो उसको बंद किस प्रकार से करेंगे, यह बात चल रही है कि दृश्य वेदिका को मोड़कर कांच के ढक्कन पर क्षैतिज बिछा देते हैं। अब बात करते हैं दिक्मान या दिशा कोण। आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में, जो बच्चे साइंस के विद्यार्थी होंगे वह लोग भौतिक विज्ञान में क्लास 12th में इसको पढ़े होंगे, ठीक है ना, लगभग लास्ट चैप्टर ही आता है। प्रिज्मिक कंपास सर्वेक्षण में दिक्मानों का विशेष स्थान है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र के विवरण को प्लान में अंकित किया जाता है। एक प्रकार की घड़ी टाइप की होती है, ठीक है ना, जो कि दिशाओं का ज्ञान कराती है। अतः सर्वेक्षण की प्रक्रिया पढ़ने से पूर्व दिक्मान के अर्थ को समझना आवश्यक है, ठीक है ना। अब हमने दिक्मान की बात की है तो दिक्मान के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो वहाँ पर जो भी दिक्मान का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसको किस प्रकार से हम मेंशन कर पाएंगे, उसके आंकड़ों को प्रदर्शित कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए दिक्मान को पढ़ना और उसको समझना अति आवश्यक है। किसी दी गई निर्देश दिशा यामनोत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। किसी दी गई निर्देश दिशा, जो भी आपको दिशा वहाँ पर दी गई है, या फिर निर्देश दिशा को यामनोत्तर से किसी रेखा तक का, जो रेखा आपको दी गई है और जिस रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है, ठीक है ना। यदि आप लोग को इस प्रकार का कोई परिभाषा दे दे और पूछ दे कि किसकी परिभाषा है, तो यह दिक्मान कोण की परिभाषा है, ठीक है ना। निर्देश दिशा के अनुसार दिक्मान को, दिक्मान बोले दिक्मान बोले दोनों एक ही है, को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला यथार्थ दिक्मान, यानी कि जो भी है बिल्कुल एक्यूरेट। फिर चुंबकीय दिक्मान के चुंबक के द्वारा जो भी उसका एंगल है कितना फ्लक्चुएट हुआ। फिर स्वेच्छ या कल्पित दिक्मान, कि हमने माना कि ऐसा हो सकता है, जैसे कुछ चीज़ें कल्पना के बेस पे होती है ना। जैसे मैं इसको एक सांख्यिकी का एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी श्रेणियाँ होती हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, तो 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से एक वहाँ पर वो लगाते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, तो हम इसके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो अगला नंबर क्या आएगा, उसी को बोलते हैं कल्पित दिक्मान, ठीक है ना। कि पहले तो एक्यूरेट की बात चल रही है, फिर चुंबक के जो चुंबक के माध्यम से कितना उसकी सुई फ्लक्चुएट हुई, फिर उसका दिक्मान कोण कितना आया, फिर जो हमारा कल्पित दिक्मान है कि जब ऐसे ऐसे एक ट्रेंड चलने लगता है तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगला यही होगा, उसको बोलते हैं कल्पित अर्थात कल्पना। अंकन पद्धति के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अंकन पद्धति के आधार, अभी हमने इसको निर्देश दिशा के अनुसार देखा है। जब यह एक डायरेक्शन को बता रहा है, निर्देश दिशा, जब हमारा दिक्मान कोण एक डायरेक्शन को बता रहा है, तब उस आधार पर यानी कि दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर दिक्मान को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि हमने देख लिया, यथार्थ, चुंबकीय और स्वेच्छा। अब बात करते हैं अंकन पद्धति के आधार पर। अंकन पद्धति के आधार पर पूर्ण वृत्त दिक्मान और वृत्त पादिका दिक्मान, ये आपको देख लेना है। सर्वेक्षण की रेखा परिस्थिति के अनुसार दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र और पश्च। जब सर्वेक्षण की रेखा जब हम निश्चित करते हैं तो वहाँ पर अग्र और पश्च के माप से इसको दिक्मान को परिभाषित करते हैं। अब बात करते हैं दिक्मान ज्ञात करने की विधि के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्रेक्षित, एक होता है परिकल्पित। बस इसका आप लोग को नाम समझ लेना है कि दिक्मान ज्ञात करने की विधि के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि अभी तो हमने दिक्मान के जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो अंकन के आधार पे हो या फिर दिशा निर्देश के आधार पे हो, हमने उसको पार्ट में विभाजित करके देखा। अब यहाँ पर हम दिक्मान को ही 2 भागों में विभाजित कर दे रहे हैं, एक प्रेक्षित और एक परिकल्पित, ठीक है ना। अब बात करते हैं थियोडोलाइट सर्वेक्षण। यह भी एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है, देखते हैं कि यह क्या होता है। एक्चुअली जो डियोलाइट सर्वेक्षण होता है यह जटिल उपकरणों के उपयोग से होता है, इसको समझते हैं।
थियोडोलाइट परिशुद्ध सर्वेक्षण करने का एक उपयोगी किंतु जटिल उपकरण है। जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट सर्वेक्षण चाहिए, ये थोड़ा सा भी यदि इधर उधर मामला हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमें मिसाइल दागनी हो तो वहाँ पर डिग्री एंगल बिल्कुल भी हमें एक्यूरेट जानकारी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब कोई रोड बना रहे हैं, थोड़ा सा 1 इंच गाँव की रोड इधर उधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो थियोडोलाइट सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण का उपयोग हम वहीं करते हैं जहां पर हमें बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। अब आप लोग को पता ही होगा कि जब हम किसी चीज़ को एक्यूरेट तरीके से खोजते हैं तो एक्यूरेट पाने के लिए, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी पाने के लिए हमें उपकरण भी अच्छे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि थियोडोलाइट सर्वेक्षण क्या बिल्कुल सही मापन देता है, ठीक है ना, कि यह एक आम मापन की विधि है कि थोड़ा बहुत मापन आगे पीछे हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या टिक करना है कि थियोडोलाइट सर्वेक्षण बिल्कुल एक्यूरेट मापन देता है। इस उपकरण की सहायता से क्षेत्र में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों की सही माप की जाती है, ठीक है ना। जो भी क्षैतिज कोण हो गया और ऊर्ध्वाधर कोण हो गया, इसकी सही माप की जाती है। क्षैतिज कोणों की माप के आधार पर क्षेत्र का प्लान तैयार किया जाता है। जैसे कोई क्षैतिज कोण जो है, जब इसका मापन एक्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है ना, तो जो भी जमीन पे यदि कोई हमें कुछ उपकरण वहाँ पे लगाना हो, ठीक है ना, जिस उद्देश्य के लिए हम सर्वेक्षण कर रहे थे उसको सिद्ध करने के लिए हमें एक प्लान तैयार मिल जाता है, क्योंकि हम जो भी जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण काफ़ी अच्छी तरीके से, एक्यूरेट तरीके से कर लेते हैं। तथा ऊर्ध्वाधर कोणों के आधार पर विभिन्न स्थानों की ऊंचाइयां, जब हम इस एंगल को सही तरीके से डिफाइन कर लेंगे तो जो भी ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊंचाइयों का अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। और कोई हम जैसे खंभा उम्बा या फिर कोई ज़मीन से लेके ऊंचाई वाला कोई उपकरण लगा रहे हैं तो उसको लगाने में हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि थियोडोलाइट सर्वेक्षण में हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही प्रकार का सर्वेक्षण एक्यूरेट मिल जाता है। कोण मापन के अतिरिक्त दूरी मापन, दिक्मान प्रक्षेपण, तल मापन, क्षैतिज कोण के निर्धारण, अभी हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात भी की। और जो यहाँ पर थियोडोलाइट सर्वेक्षण है, यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के अलावा दूरी मापन की डिस्टेंस, जो भी दूरी होती है, और जो हमने दिक्मान प्रक्षेपण को काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि दिशा निर्देश का वहाँ पर किस तरीके से उपयोग होता है, तो वह भी सर्वेक्षण इस उपकरण की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं, थियोडोलाइट सर्वेक्षण। अब बात करते हैं वर्नियर। वर्नियर का जो उपयोग होता है वह काफ़ी पतला, यदि कोई रेडियस है तो उसको मापने में इसका उपयोग करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, जो कि रेडियस का मापन होता है वहाँ पे। वर्नियर को एक मुक्ति संगत मापक माना जाता है। इसके द्वारा लंबाई एवं कोण का अधिक सूक्ष्म विधि से संपन्न होता है, यानी कि यदि कोई काफ़ी पतली सी भी रेडियस है तो वर्नियर की सहायता से हम इसको एक्यूरेट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो एंगल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। और इसकी एक विशेषता होती है कि अधिक सूक्ष्म विधि से यह संपन्न होता है। वर्नियर को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है मुख्य पैमाना और एक होता है वर्नियर पैमाना। आप लोग इसको यदि देखे होंगे तो एक लंबा सा होता है, उसमें 2 प्रकार के पैमाने लगे होते हैं और नंबर उस पर अंकित होता है, ठीक है ना। और एक वहाँ पर एक सिस्टम बना होता है जिसके अनुसार हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अर्थात एक फिक्स रेडियस की माप इससे नहीं होती, यानी कि रेडियस में हम जो भी वेरिएशन है उसको करके वर्नियर कैलिपर से हम मापन कर सकते हैं और काफ़ी एक्यूरेट माप यह देता है। मुख्य पैमाना स्थिर होता है जबकि वर्नियर पैमाना गतिशील होता है। जो मुख्य पैमाना होता है वह एक स्केल पे फिक्स होता है और जो वर्नियर पैमाना होता है वह गतिशील होता है और उसी के माध्यम से हम रेडियस को या फिर लंबाई को या फिर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो गतिशील है तो हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुख्य पैमाना एवं वर्नियर पैमाने में एक समानता होती है, दोनों ही पैमानों में समान भाग होते हैं। जो भी नंबरिंग मुख्य में होगी वहीं वर्नियर में होगी, परंतु वर्नियर की विभाजित दूरी मुख्य पैमानों के भागों से एक, जब दोनों पैमानों को एक दूसरे के ऊपर अवस्थित कर दिया जाता है कि मापन में आसानी हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि इसकी नंबरिंग अलग और उसकी नंबरिंग अलग हो जाए। तो यह एक मानक बन जाता है। वर्नियर पैमाने को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे एक सार्थक पैमाना कहा जाता है, ठीक है। इसमें से आपको पूछेगा कि वर्नियर की सहायता से हम
क्या क्या मापन करते हैं, तो काफ़ी सूक्ष्म तरीके से इसमें हमारा मापन होता है, चाहे वो एंगल हो, लंबाई हो, ठीक है ना। और इसमें 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना जो होता है वो फिक्स होता है और वर्नियर पैमाना गतिशील होता है। यदि खास या मुख्य पैमाने पर 1 इंच के 10 भाग हैं एवं 0.01 इंच तक की दूरी ज्ञात करनी है तो वर्नियर की 9 इंच की दूरी को 10 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि काफ़ी सूक्ष्म जो भी डिस्टेंस होते हैं उसको यहाँ पर सेट करके हम पैमाने को, हम दूरियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तख्ता मुसत्तह से पैमाइश। यह एक पैमाइश यानी कि पैमाइश मतलब कि भूमि मापन की एक विधि है। इस विधि को बोलते हैं तख्ता मुसत्तह, ठीक है ना। इस विधि को आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे कि तख्ता मुसत्तह से पैमाइश क्या होती है। बिल्कुल होती है। यह पैमाना यंत्र 4 टांग वाली मेज होती है, ठीक है ना। जैसे कि 4 टांग वाली मेज होती है तो इस प्रकार का यह एक प्रकार का उपकरण होता है कि आप लोग अपने घर का टेबल अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हैं, जिस पर कार्यालय एवं कार्यशालाओं में कार्य किया जाता है। यह एक सदृश यंत्र मापक होता है। इस यंत्र के माध्यम से भूमापन एवं प्लाटिंग दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। खुले स्थानों पर इस यंत्र के माध्यम से भू सर्वेक्षण होता है। जैसे कोई एक सपाट एक खुला स्थान की भूमि है तो उसको वहाँ पर रखकर पैमाइश होती है, मापन होता है। इस यंत्र में एक निश्चित पैमाना होता है, वह कौन सा पैमाना होता है उसको देखेंगे। इस पैमाइश के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आसानी से भू सर्वेक्षण किया जा सकता है। वन क्षेत्रों में भी इससे भूमापन संभव है। यह एक सामान्य परंतु बहुउपयोगी भूमि मापन, जैसे कि मेज पे, ठीक है ना, उस यंत्र को अपना रख दिया, फिर फैलाकर भूमि मापन कर लिए, ठीक है। तो इससे जब कोई जमीन समतल होती है, सपाट होती है, तो बहुत जल्दी और आसानी से और एक्यूरेट माध्यम से और काफ़ी एक्यूरेसी से पैमाइश कर ली जाती है। और यदि कोई जंगल भी है, जंगल में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र कम है या फिर नहीं के बराबर हैं, तो जंगल में भी तख्ता मुसत्तह से पैमाइश हो जाती है। लेकिन जब कोई समतल और काफ़ी विस्तृत भूमि है तो उसके पैमाइश काफ़ी आसानी से होती है। अब बात करते हैं पेंटोग्राफ की। भूमापन में यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है। पेंटोग्राफ से भी जो क्या होता है, भूमापन होता है, जमीन का मापन होता है। इस यंत्र के माध्यम से मानचित्र के आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने एक मानचित्र बनाया और मानचित्र में पूरी दुनिया को दर्शा दिया, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है कि 300 किलोमीटर को 3 mm या फिर 3 सेंटीमीटर से उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं बोला कि जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैं बोलूँ कि उत्तर प्रदेश के सबसे जो भी दक्षिणतम जिला है और वहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस सपोज करिए कि 700 किलोमीटर है, तो हम उसको 7 सेंटीमीटर वहाँ पे लिख देंगे और बोल देंगे कि 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पेंटोग्राफी की सहायता से इस प्रकार से जो भी मानचित्र होते हैं उनके आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है कि उस तरीके से डिस्टेंस को मैनेज कर दो कि 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए। आप लोगों ने जब कोई मानचित्र देखा होगा तो वहाँ पर नोट लिख के वहाँ पर लिखा होता है कि 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार का वहाँ पर निर्देश लिखा रहता है, ठीक है ना। जब आप 2 देश की दूरी यदि वहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर दिख रहा है तो इसका मतलब कि 7000 किलोमीटर उन दोनों देशों के बीच की दूरी है, यदि 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपके मैप में दिया गया हो तो। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा यदि आपके घर में मैप लगा होगा तो। यह यंत्र विभिन्न आकारों जैसे 6,07,590 तथा 120 सेंटीमीटर आदि में मिलता है। इस यंत्र की रचना समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर आधारित है, इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं पेंटोग्राफी से मानचित्र का विवर्धन करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानचित्र पर अनुरेखक होल्डर घुमाते में ही कई साधारण सी त्रुटि भी विवर्धित मानचित्र में उसी अनुपात में बढ़ जाती है जिस अनुपात में मानचित्र का विवर्धन होता है। जैसे कोई मानचित्र है और पूरे विश्व को आप एक मानचित्र पर सुमेलित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो भी कमी होने के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। यह एक सामान्य व सरल यंत्र है। पेंटोग्राफी के द्वारा मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण करने की विधि बहुत सरल है। पेंटोग्राफी की यदि उपयोगिता आपसे पूछे तो पक्का आपसे यही पूछेगा कि मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण यानी कि मानचित्र को अरेंज करने में क्या पेंटोग्राफी का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। लगान और भू राजस्व की बात भी कर लेते हैं। लगान एवं भू राजस्व दोनों एक ही सिद्धांत है। लगान का मतलब कि लगान ब्रिटिश कालीन शब्द है। आप लोगों ने एक लगान मूवी भी देखा होगा आमिर खान की। वहाँ पर क्या होता है कि जो
कृषक होते हैं उनके ज़मीन पर टैक्स लगाया जाता है फसलों के उत्पादन के आधार पर या फिर वार्षिक आधार पर। और भू राजस्व यानी कि ज़मीन पर आपको राजस्व देना पड़ेगा। तो लगान और भू राजस्व के शब्द अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों के एक ही हैं, परंतु दोनों के स्वरूप में अंतर पाया जाता है। यह देखते हैं किस प्रकार से लगान एवं भू राजस्व दोनों के स्वरूप में अंतर पाया जाता है। कब्जे के कारण देय होते हैं, लगान एवं भू राजस्व दोनों कब्जे कारण देय होते हैं। व्यवहारिक रूप से दोनों में अंतर पाया जाता है। लगान एवं भू राजस्व जो है वह दोनों जमीन पर ही लगने वाला कर है। जब आपको जमीन मिली हुई है, चाहे वो आपके देश का शासक हो चाहे जमींदार हो, ठीक है ना, तो आपको उस पर लगान देना पड़ेगा। भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर का प्रतिरूप होता है। अभी जो प्रचलित है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, वह है भू राजस्व और यह राज्य सरकार लगाती है, जो कि अब काफ़ी मिनिमम सा हो गया, मतलब ना के बराबर ही भू राजस्व लगता है, क्योंकि भू राजस्व एक शोषण का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। अब वो सारे टैक्स उठा के आपके गुड्स एवं सर्विस पे लगा दिए गए हैं, जो चीज़ें आप खरीदते हैं, आप जो जॉब करते हैं, ठीक है, जो किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है, जबकि लगान संविदा अनुसार अध्यारोपित किया जाता है। जो कि भू राजस्व होता है एक नियम कानून द्वारा एक प्रत्यारोपित किया जाता है, लेकिन लगान जो होता है वह संविदा अनुसार बस केवल उसको लगा ही दिया जाता है। तो वहाँ पर एक लगाने के तरीके में अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं लगान अदायगी या फिर मालगुजारी। मालगुजारी भी एक ऐतिहासिक शब्द है। इसका भी अर्थ होता है कि जो भी आप पैदावार कर रहे हैं उस पर लगान देना। स्वतंत्रता पश्चात भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950। जब भूमि सुधार अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 1950 के लागू होने के पश्चात पुराने प्रचलित लगान व्यवस्था को बंद कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ, देश का नया आइन बन गया और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जब लागू हुआ तो जो पुराने कर के व्यवस्था थे, जो कि लगान था, उसको बंद कर दिया गया। वर्तमान में लगान अदायगी के रूप में मालगुजारी वसूल किया जाता है। यदि आपसे गांव में कोई बोले तो लगान या फिर राजस्व विभाग इस प्रकार का शब्द नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मालगुजारी, ठीक है ना, जो कि काफ़ी कम होता है। यह खेती की ज़मीन पर लगाई जाने वाला एक प्रमुख कर है, जो खेती की प्रकृति को देखते हुए उपज पर लगाया। देखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही था बोला ना कि मालगुजारी उपज पे लगाया जाता है। अब सपोज करो कि कोई भी टैक्स खेत पर लगा दिया गया, तो खेत से तो पैदावार आता नहीं है, ज़मीन से तो पैदावार नहीं आता। जब तक उस पर फसल नहीं होगी तब से कहाँ पैदावार जो है वह खेत से आता है, ठीक है ना। तो जब तक खेत में पैदावार नहीं होगा तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे। तो जो मालगुजारी शब्द है, इसीलिए अब जो इसकी प्रकृति है कि पैदा यानी कि जो भी पैदावार हो रहा है उस पर मालगुजारी लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि मालगुजारी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।